व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ ये है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे के समान नहीं है, सब एक दूसरे से किन्हीं न किन्हीं विवेकात्मक आधार पर, सामाजिक आधार पर समान नहीं हो सकता, अर्थात शारीरिक आधार पर, मानसिक आधार पर। फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 ईस्वी में इनकी एक बुक आती है जिसका नाम था हेरिडिटी जीनियस। हेरिडिटी जीनियस में इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतिपादन किया, तो अधिक बुद्धिमान है। उससे जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो 7% लोग ऐसे हैं जो प्रखर बुद्धि वाले हैं, प्रखर लोग हैं, और 2% लोग जो हैं वो कैसे हैं, प्रतिभाशाली हैं, जीनियस। अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो हम यहाँ पर सीधी सी बात है कि हम यहाँ पर दो व्यक्तियों की तुलना आपस में कर रहे होते हैं, अर्थात ये व्यक्ति एक इससे शारीरिक आधार पर भिन्न है, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच में जब विभिन्नता की तुलना की जाती है उसे अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। भिन्नता देखने को मिलती है, भावात्मक क्षेत्र की भिन्नता देखने को मिलती है और क्रियात्मक क्षेत्र की भिन्नता भी हम देखते हैं दो व्यक्तियों में आपस में जब हम तुलना। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तिगत विभिन्नता के पार्ट 1 की बात की थी और इसमें हम लोगों ने अर्थ, परिभाषा और व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप क्या हैं, इसके क्षेत्र क्या हैं आदि चीज़ों की बात की थी। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का पार्ट 2 जो है, इसमें बात करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण कौन कौन से हैं और व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की या मापन की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व क्या है। इन सारी चीज़ों की बात जो है हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार की। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के वैसे अगर देखा जाए तो मूल रूप से 2 ही प्रकार हैं। एक प्रकार है वंशानुक्रम अर्थात हेरिडिटी और दूसरा प्रकार है वातावरण। ठीक, वंशानुक्रम और वातावरण अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्नता का एक कारण है वंशानुक्रम, अर्थात उसके माता पिता या उसके पूर्वजों के द्वारा जो उस पे गुण आए हैं, हस्तांतरित हुए हैं, उन गुणों के आधार पर दो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। ये जो है इसे हम विभिन्नता का वंशानुक्रम आधार मानेंगे, अर्थात वंशानुक्रम के आधार पर दो व्यक्ति हमेशा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लेकिन कई बार हम ये भी देखने को पाते हैं कि अगर किसी बालक का या व्यक्ति का अगर उसका परिवेश बदल दिया जाए, अगर उसका वातावरण बदल दिया जाए तो उन व्यक्तियों में भी विभिन्नता देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो वातावरण भी एक बहुत ही प्रभावी कारक है कि दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। जिस जैसे परिवेश में जो व्यक्ति रहेगा उस परिवेश का असर उसके व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। अगर आप किसी बहुत ही सुंदर जगह में रहते हैं, ठीक है, आपके आसपास का परिवेश जो है वो शैक्षिक परिवेश है, तो आपका जो विचार होंगे वो शैक्षिक विचार होंगे। आपके आसपास का परिवेश अगर सही नहीं है, आपके आसपास जो है चोर उचक्के टाइप के लोग रहते हैं, तो उसका असर भी आपके अंदर दिखाई देगा। अर्थात वातावरण बदल जाएगा तो आपके भाव विचार भी बदल जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक तरह से विभिन्नता का एक प्रकार है। तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार है कि दो व्यक्ति एक दूसरे से वंशानुक्रम के आधार पर भिन्न होते हैं और वातावरण के आधार पर भिन्न होते हैं। ठीक है, लेकिन अब इन्हीं 2 पर कई सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जैसे अन्य प्रकारों की बात करें, जैसे एक प्रकार हो जाएगा इसका शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता, ठीक, तो व्यक्तिगत भिन्नता का ये भी एक प्रकार है। अब इसमें क्या होगा, शारीरिक भिन्नता में इसमें व्यक्ति का रंग, रूप, कद, काठी, बनावट, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो ये जो है ये विभिन्नता जो है वो शारीरिक आधार की भिन्नता है, शारीरिक भिन्नता इसको माना जाएगा। इसी तरह से और ये आएगा किसमें, ये वंशानुक्रम में आएगा। ये किस में आएगा, वंशानुक्रम में। कोई व्यक्ति की हाइट कितनी है, कोई व्यक्ति काला है या गोरा है, ये व्यक्ति के वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है, अर्थात उनके पूर्वजों के द्वारा जो उसे गुण दिया गया है जिसके आधार पर वो उसका शरीर भिन्न है।
ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी जानते रहिए कि पूर्वजों के द्वारा जो हस्तांतरित गुण होते हैं वो तो आते ही हैं, लेकिन वो उसमें भी भिन्नता होती है, अर्थात वो पूर्वजों से भी समान नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीन जो है वो अलग होता है। एक व्यक्ति दूसरे से अलग होने का एक बहुत बड़ा रीज़न वंशानुक्रम में ये भी है कि हर एक व्यक्ति का जीन दूसरे से भिन्न पाया जाता है। और इसी भिन्नता का रीज़न ये है कि जिस तरह से जो अल्फ़ाबेट है, अंग्रेजी का जो अल्फ़ाबेट है ABCD पूरा Z तक, इन अल्फ़ाबेटों से, इन इतने ही अल्फ़ाबेटों से जब हम बड़ी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बना सकते हैं, कितनी सारी मीनिंग पैदा हो सकती है, उतने से ही नए शब्द बन सकते हैं। उसी तरह से क्या है कि ढेर सारे लोग ज़रूर हैं, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल नियम के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति के अंदर एक नया जीन, एक नया शब्द जैसे बनता है उस तरह से बन जाता है, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से भी भिन्न होता है, थोड़ा सा भिन्न होता है। लेकिन पूर्वजों की जो चीज़ें हैं वो तो आती ही हैं सारी की सारी, उसमें भी थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि व्यक्ति का शरीर कहीं ना कहीं पूरी तरह जो है, लगभग पूरी तरह वो उनके पूर्वजों की तरह दिखता है। मतलब आपके माता पिता या आपके मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, उनके आगे वाले जो पूर्वज हैं उनके शारीरिक बनावट जैसी होगी, उनकी नाक जैसी होगी, वो काले होंगे, गोरे होंगे, उसी के आधार पर बच्चे का भी रंग रूप, कद काठी आदि होता है। तो ये भी एक शारीरिक भिन्नता भी एक क्या है, भिन्नता का प्रकार है। इसी तरह से जब हम मानसिक भिन्नता की बात करें, मानसिक भिन्नता की बात करें तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार है। मानसिक भिन्नता भी कहीं ना कहीं ज़्यादातर देखा जाए तो वंशानुक्रम से ही प्रभावित है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो स्मृति है, जो व्यक्ति की मेमोरी है, वो जन्मजात होती है। अगर आप शार्प मेमोरी लेके पैदा हुए हैं, जन्मजात ही आपके अंदर है, तो फिर आप उसी तरह से आपके व्यवहार में भी चीज़ें दिखाई देंगी। आप जल्दी से चीज़ों को याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, आपकी बुद्धि ज़्यादा तेज काम करेगी। तो मानसिक भिन्नता जो है ये भी एक प्रकार है। उसी तरह से आप देखिए मानसिक भिन्नता में यही है कि आप कम बुद्धिमान हैं, ज़्यादा बुद्धिमान हैं, प्रतिभाशाली हैं, मंद हैं, गूढ़ हैं, इस तरीके से निम्न बुद्धि के हैं, सामान्य हैं, एवरेज हैं। तो विभिन्न प्रकार के लोग इस तरीके से पाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें संवेगात्मक भिन्नता की, संवेगात्मक भिन्नता की, तो संवेगात्मक भिन्नता क्या है? जो इमोशंस होते हैं, संवेगों के आधार पर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। जैसे कोई उदार है, दयालु है, कोई कठोर है, कोई प्रसन्नचित्त है ना, कोई बहुत ही चिड़चिड़ा वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ापन स्वभाव का है। तो इस तरीके से किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई हमेशा खुशमिजाज रहता है ना, कोई बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, कुछ लोग किसी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कुछ लोग बहुत गंभीरता से ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो हम देखें तो संवेगात्मक भिन्नता भी हम देखने को पाते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है, प्रकार है व्यक्तिगत भिन्नता का। इसी तरह से अगर हम देखें, इसके अलावा जैसे हम देखते हैं कि रुचियों में भिन्नता होती है, रुचियों में भिन्नता, ये भी एक तरीके से व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार है। किसी को संगीत में रुचि है, किसी को खेल में रुचि है, और खेल में भी किसी को क्रिकेट में रुचि है, किसी को कबड्डी में, किसी को वॉलीबॉल में, किसी को हॉकी में रुचि है। संगीत की बात करें तो इसमें भी किसी को गायकी पसंद है, किसी को धुन बनाना पसंद है, किसी को बाजा बजाना पसंद है, किसी को चित्रकारी पसंद है ना। तो इस तरीके से हर क्षेत्र में रुचियाँ भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। हर एक चीज़ों में की रुचियाँ भी दो व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक व्यक्तिगत भिन्नता का प्रकार है। आगे जब हम बात करेंगे, जैसे अगला है सीखने में भिन्नता, ये भी एक तरीके से विभिन्नता का प्रकार है, ये भी विभिन्नता का एक प्रकार है। अब सीखने में भिन्नता का मतलब, सीखते तो सभी हैं, लेकिन कुछ धीमी गति से सीखते हैं, कुछ तेज गति से सीखते हैं, है ना। सीखने की एक दर होती है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देर में सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। तो इस तरीके से भी दो व्यक्तियों, दो बालकों में भी भिन्नता पाई जाती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम विभिन्नता का प्रकार बना सकते। अगली अगर बात करें, जैसे व्यक्तित्व की भी भिन्नता, व्यक्तित्व में भिन्नता, डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी। अब इसमें भी क्या है कि कोई अंतर्मुखी व्यक्तित्व का है, कोई बहिर्मुखी व्यक्तित्व का है
कोई उभयमुखी व्यक्तित्व का है। अब अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? जो गंभीर टाइप के लोग होते हैं, जो सोचते ज़्यादा हैं, जिनको एकाकीपन पसंद होता है, वो हमेशा सोचते रहते हैं, चिंतन मनन करते रहते हैं। हाँ, होशियार भी होते हैं, प्रतिभाशाली भी होते हैं, इनके दोस्त कम होते हैं। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले हैं, हालांकि ये सारी बातें मैं व्यक्तित्व के चैप्टर पे करता, लेकिन यहाँ भी बता दे रहा हूँ, बहिर्मुखी वाले थोड़ा मतलब वाचाल टाइप के होते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं। जो बोलते हैं तो दोस्ती बहुत जल्दी बना लेते हैं, तो दोस्त भी उनके ज़्यादा होते हैं। जो बात कहना होता है समय पर वो कह देते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है व्यक्तित्व में भी भिन्नता हम देखने को पाते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता के एक तरीके से हम देखा जाए तो ये प्रकार हैं। इसमें और भी आ जाएगा सामाजिक भिन्नता, है ना। सामाजिक भिन्नता क्या है? कोई किस समाज में पैदा हुआ, कोई किस समाज में पैदा हुआ, कोई किस परिवेश में रह रहा है, कोई किस परिवेश में रह रहा है, इस आधार पर भी हम भिन्नता देखते हैं। तो ये भी क्या है? ये सारी की सारी जो हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या कारण हैं, किस वजह से दो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो उसमें से ये वाला हमने पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं इसकी। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण में पहला जो मुख्य कारण है वही है वंशानुक्रम। हेरिडिटी। पियर्सन और गाल्टन ने इसको ज़्यादा प्रधानता दी है कि दो बालक एक दूसरे से जो है जन्म से ही अलग होते हैं, उनकी मेमोरी अलग होती है, उनकी बुद्धि अलग होती है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं कि एक बालक दूसरे बालक से जन्म से ही अलग होता है। और यही कारण है कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चों को एक ही शिक्षक शिक्षा देता है, एक ही तरीके का एटमॉस्फेयर उनको प्रदान किया जाता है, फिर भी एक बच्चा मंद और एक उच्च हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये उनके वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है कि किसको कितनी अधिक मेमोरी मिली है, किसको कम मिली है। तो ये सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वंशानुक्रम जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण। इसी में से दूसरा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है? वातावरण। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको वंशानुक्रम और वातावरण दोनों चीज़ें जरूर पढ़नी चाहिए। अब वातावरण का क्या कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ये भी कारण है, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसी जगह पे रहेंगे, जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, वैसे ही आप हो जाएंगे। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि दो जुड़वा बच्चे एक ही माँ बाप के हैं, अगर उनको एक अलग अलग एटमॉस्फेयर दे दिया जाए, अलग अलग जगहों पर रख दिया जाए, तो वो दोनों के विचार भावनाएं एकदम अलग अलग हो जाती हैं। तो वातावरण भी कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को अलग बनाता है एक दूसरे से। तो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण बना। इसके अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता के एक कारण और क्या हो सकता है? मुख्य तो यही दोनों हैं। जैसे हम बात करते हैं लिंग भेद की। लिंग भेद मतलब कि महिला और पुरुष ये दोनों शारीरिक आधार पर, और कई बार ये भी कहा जाता है कि मानसिक आधार पर, रुचियों के आधार पर भी महिला और पुरुष दोनों में विभिन्नता पाई जाती है। तो लिंग भेद भी एक कारण है। इसके अलावा जैसे जाति प्रजाति, ये भी एक तरीके से विभिन्नता का कारण है। ऐसा माना जाता है कि दो अगर विभिन्न प्रकार की जातियां हैं तो उन दोनों जातियों में जो है कई सारे अंतर पाए जाएंगे, और समान जो जातियां हैं उनमें कुछ समानता पाई जाती है। तो एक तरह की जातियां कुछ चीज़ें उनमें समान होती हैं, और दो अलग अलग जातियों में कुछ न कुछ भिन्नताएं होती हैं, जिनके आधार पर हम लोगों को जातियों में बांटे हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जातियों के आधार पर भी विभिन्नता हो जाती है। और प्रजाति का मतलब ये है कि जैसे अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में विभिन्न प्रजातियों के मनुष्य रहते हैं। जैसे पहाड़ी लोग जो हैं जिनको हम कुमाऊं बोलते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियाइट प्रकार के मानव हैं, कुछ मंगोलाइट प्रकार के मानव हैं। जैसे मंगोलाइट प्रकार के मानव की बात करें, जो आपके उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो आपका शिवालिक पर्वत श्रेणियों के नीचे वाला तलहटी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर मंगोलाइट प्रकार की, जैसे गोंड जनजाति है। अब उन लोगों में क्या है कि नाक थोड़ा सा चपटी सी, गोरे से चौड़ा सा चेहरा है ना, आंखें थोड़ा सा दबी हुई, तो ये क्या है? मंगोलाइट प्रकार है। तो ये एक प्रजाति हो गई, जाति नहीं बल्कि एक प्रजाति हो गई। आप जैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे, अगर भारत की बात करें हरियाणा की तरफ जाएंगे,
तो उधर के लोग लंबे मिलेंगे, गोरे मिलेंगे, नाक लंबी, आंखें कुछ भूरी सी। तो ये क्या है? ये जातिगत विभिन्नता नहीं है, बल्कि प्रजातिगत विभिन्नता है। और इस क्षेत्र में रहने वाले सभी जातियों के लोगों में लगभग एक जैसी जो है शारीरिक बनावट मिलेगी। अब पूरी तरह तो कोई दुनिया में एक जैसा नहीं हो सकता, अगर एक समान हो जाए तो व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ने की जरूरत ही क्या है ना। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्रजातियों में विभिन्नता भी देखी जाती है। ठीक, जैसे अगर हम विदेशों की बात करें, पूरे नेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो जैसे अफ्रीका देख लीजिए, है वहाँ निग्रोइड्स प्रकार के लोग हैं जो बड़े काले लंबे होते हैं, बड़ा मेहनत कश होते हैं, कुछ उसी पे गोरे लोग होते हैं। तो ये प्रजातिगत आधार पर विभिन्नता है। ओके, इसके बाद अगर बात करें तो जैसे और भी इसके कई कारण हम बता सकते हैं, जैसे रचनात्मक आधार पर। रचनात्मकता जो है वो भी एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करती है। क्रिएटिविटी, दो व्यक्तियों की सृजनात्मक क्षमता अलग अलग होती है। किसी एक समस्या के लिए दो व्यक्ति अलग अलग समाधान, और कोई ज़्यादा समाधान खोज लेगा, कोई कम समाधान खोज लेगा। कुछ लोग समाधान खोजने में उनमें अंतराल भी हो जाता है। कुछ बच्चे जो सृजनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं वो किसी प्रश्न का उत्तर तुरंत दे देते हैं, अर्थात किसी चीज़ का निर्माण वो तुरंत कर देते हैं, तुरंत उस प्रश्न के जो आइडियाज़ हैं वो पैदा कर देते हैं। कुछ बच्चे जो देर में कर पाते हैं। अर्थात दो व्यक्ति, दो बालक सृजनात्मकता की वजह से, रचनात्मकता की वजह से एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो ये सृजनात्मक जो गुण है वो भी दो व्यक्तियों में विभिन्नता का कारण बनता है। और क्या हो सकता है ना, जैसे परिपक्वता है, मैच्योरिटी, इसको भी हम ले सकते हैं। परिपक्वता के आधार पर दो बालक एक दूसरे से भिन्न होंगे। उनकी शारीरिक जो क्षमताएं होंगी या जो मानसिक क्षमताएं होंगी वो परिपक्वता से प्रभावित होंगी। जो बच्चा उम्र में बड़ा होगा वो भले पढ़ने में होशियार कम हो, और जो बच्चा कम उम्र का है उन दोनों की मानसिक क्षमताएं अलग अलग होंगी, उनकी शारीरिक क्षमताएं अलग अलग होंगी। तो इस आधार पर भी ये भी एक कारण है कि दो व्यक्ति, दो बालक एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ विभिन्नताओं के कारण हैं जो हमने देखे: वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग भेद, जाति प्रजाति, रचनात्मकता और परिपक्वता। और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो आप, अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में उसको जरूर बताएं। जैसे एक मैं और बता दूं, आर्थिक स्थिति भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति, ठीक, और एक और हो सकता है जैसे शिक्षा। बहुत बड़ा ये रीजन है। आर्थिक स्थिति अर्थात दो व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न कैसे हो सकते हैं? अगर एक पैसे वाला है और एक गरीब है, ऐसे भिन्न हो गए। शिक्षा, शिक्षित और अशिक्षित, ये भी एक विभिन्नता का कारण है ना। तो इस तरह से ये जो है हम लोगों ने देखे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन की विधियां क्या हैं। तीसरा पॉइंट, अब जैसे अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मापन करना है, अध्ययन करना है, तो उसके लिए क्या क्या विधियां हैं। जैसे आप दो लोगों का बुद्धि परीक्षण कर करके आप पता कर सकते हैं, बुद्धि परीक्षण कर लीजिए, है ना। इसके अलावा आप व्यक्तित्व परीक्षण कर लीजिए, व्यक्तित्व परीक्षण करके कर सकते हैं। आप उनका आकलन, असेसमेंट करके कर सकते हैं। आप उनकी जो उपलब्धि है, उपलब्धि मापन देख करके आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से व्यक्तिगत विभिन्नता के जो अध्ययन की विधियां हैं वो इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। व्यक्तित्व का मापन करके, बुद्धि का मापन करके, उनका आकलन करके, उनकी उपलब्धि का मापन करके, इसके आधार पर आप दो व्यक्तियों में तुलना कर सकते हैं। अगर आपको दो व्यक्तियों में तुलना करनी है तो क्या करेंगे? आप दोनों का बुद्धि परीक्षण करेंगे, तभी तो आपको पता चल पाएगा ना कि इनकी मानसिक क्षमताएं कैसी हैं, अलग अलग हैं तो कितना कितना है। क्योंकि परिभाषा आपने पढ़ा कि जिन चीज़ों का मापन किया जा चुका हो या किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं के आधार पर हम व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हैं। जिनका मापन नहीं किया जा सकता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता में शामिल नहीं होंगे। ये एक इसकी विशेषता है, इस चीज़ को याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अगर महत्व की बात करें तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व क्या क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि आपके लिए यही जरूरी है। जैसे
क्यों जरूरी है व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन? सबसे पहली चीज कि अगर आप एक समावेशी क्लास अगर आप बनाना चाहते हैं कक्षा को, तो आपको समावेशी शिक्षा देते समय, आप अपने शिक्षण करते समय आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि क्लास में, चूंकि आपको पता है ना कि सारे के सारे बच्चे एक दूसरे से भिन्न हैं, और इस विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अगर आपने शिक्षण किया तो शिक्षण सफल माना जाएगा, अन्यथा वो सब असफल हो सकता है। क्योंकि हम सभी बच्चों को एक ही विधि से नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो सभी बच्चे एक ही तरीके से, एक ही पैटर्न से सीख भी नहीं सकते हैं। एक ही प्रकार का शिक्षण हम नहीं लागू कर सकते हैं, एक ही प्रकार की शिक्षण विधियां नहीं लागू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे तो एक जैसे हैं नहीं ना, वो विभिन्न हैं, उनमें भिन्नता है। तो हम अपने शिक्षण प्लान को इस तरह से तैयार करें ताकि सारे के सारे बच्चे जो हैं, जो विभिन्नता के आधार पर सब एक दूसरे से अलग है, यूनिक है, उन सभी को समझ में आए। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा। उसके लिए कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं? जैसे छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि, छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि। अब ये छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि क्या है? आप अपने बच्चों को क्या करें कि 3 श्रेणियों में बांट लें, श्रेष्ठ, सामान्य और निम्न। इस तरह से कैटेगरी वाइज अगर आप बांटेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्लास में बच्चे ये इस तरह का है, ये इस तरह का है, ये इसकी सीखने की क्षमता ये है, इसकी इस तरह की अभिरुचि है, ये इतना मोटिवेटेड है। तो अगर ऐसे आप जान पाएंगे, आपको जानकारी होगी, अगर आप उसका निदान कर लेते हैं तो आप शिक्षण उसी हिसाब से कर पाएंगे। अब यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर बच्चों का वर्गीकरण कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम भेदभाव कर रहे हैं। पर याद रखिए मेरे दोस्तों, यहाँ मैं जो बता रहा हूँ, ये जो वर्गीकरण है ये आपको करना है, बच्चों के बीच में नहीं करना है। अर्थात बच्चे वहाँ पर रहेंगे, क्लास के अंदर एक साथ बैठेंगे, लेकिन आपके रजिस्टर पे, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये बच्चा इस तरह से है, ये इस तरह से भिन्न है, ये श्रेष्ठ है, ये सामान्य है और ये निम्न है। और ये कभी महसूस ना होने दें कि हमने आपका वर्गीकरण किया है ना? क्योंकि अगर आप ऐसा कर देंगे तो बच्चों के बीच में हीन भावना पैदा हो जाएगी, उनको लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, तो समावेशी शिक्षा असफल हो जाएगी। आप समावेशी शिक्षा को असफल बना देंगे, इसलिए उनको पता नहीं चलने देना है, बट हम अपने शिक्षण को सफल कर पाए, इसलिए इस तरीके से वर्गीकरण आप कर सकते हैं। और ऐसा वर्गीकरण जैसे अमेरिका जैसे देशों में भी किया गया है। ठीक है, आगे व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था, दूसरा जो पॉइंट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षिक महत्व का। इससे आप क्या कर सकते हैं? जब आपको जानकारी होगी, आप क्या करेंगे कि व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। अर्थात जो CWSN बच्चे हैं, जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, आप उनको व्यक्तिगत तौर पर शिक्षा दे सकते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर आप उनको अगर ध्यान देंगे तो वो भी सामान्य बच्चों की तरफ अग्रसर होंगे, सामान्य बच्चों की तरफ बढ़ेंगे, मिलजुल करके आगे साथ में शिक्षा की मुख्य धारा में बढ़ेंगे। और इसी तरह की व्यक्तिगत शिक्षण की जो विधियां हैं, जैसे डाल्टन विधि है, विनेटिका विधि है। डाल्टन विधि किसने दी है? कुमारी हेलन पार्खस्ट ने। और जब हम विनेटिका विधि की बात करेंगे तो कॉल्बर्स, ठीक है, तो आप याद रखिए ये नाम। तो व्यक्तिगत शिक्षण भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक चीज और इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, कक्ष का सीमित आकार। कक्षा का सीमित आकार का मतलब क्या है? कक्षा का सीमित आकार का मतलब है कि 20 बच्चों से ज्यादा ना हो। जितने कम बच्चे रहेंगे उतना ही शिक्षण आपका प्रभावी होगा और व्यक्तिगत तौर पर आप ध्यान दे सकते हैं। अगर आप भीड़ बैठा देंगे कक्षा में तो आपको व्यक्तिगत तौर पर शिक्षण करने में और ज़्यादा बेहतर ढंग से शिक्षण करने में समस्या होगी। इसलिए कक्षा का हमेशा आकार कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। वर्तमान में अगर बात करें, अगर हमारा जो RT एक्ट लागू है उसके अकॉर्डिंग, नई शिक्षा नीति लागू है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 30 शिक्षकों पर एक जो अध्यापक है वो प्रावधान यहाँ पर किया गया है। ठीक है, 30 बच्चों पर एक अध्यापक। लेकिन यहाँ जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जो हम कक्षा का आकार बता रहे हैं वो 20
रहेगा। हो सकता है भविष्य में ऐसी कुछ योजनाएं आए बन करके जिसमें इस चीज को लागू किया जाए कि 30 की जगह पर अब 20 बच्चों को एक अध्यापक देखेगा, ताकि वो बेहतर ढंग से शिक्षण कर सके और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखते हुए। ठीक है, आगे अगर बात करें तो जैसे एक और चीज हो सकती है शिक्षण विधियां। अब व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करें। जो आपका पुराना घिसा पिटा जो तरीका है परंपरागत, उसको बदल दें, क्योंकि पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। हम बच्चों को एक जैसा समझ करके एक जैसी शिक्षा देते थे, लेकिन अब हम व्यक्तिगत विभिन्नता को देखेंगे। इसलिए हम ऐसी शिक्षण विधि का इस्तेमाल करेंगे जो कि सभी के लिए प्रभावी हो, और साथ साथ में हम इंडिविजुअल लर्निंग, इंडिविजुअल जो टीचिंग है वो भी करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इस पर लागू कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो आप पाठ्यक्रम में इसका विभिन्नीकरण कर सकते हैं। मतलब पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण का मतलब कि आप जो पाठ्यक्रम जो आप बनाएंगे, अर्थात जो सिलेबस बनाएंगे, वो सिलेबस जो हो वो इस तरह से हो ताकि व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए बनाया जाए, और उस पाठ्यक्रम को बनाने में शिक्षक की भी अहम भूमिका हो, ताकि आप व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्धारण कर सकें। और इसके साथ साथ और एक पॉइंट हो सकता है कि विषयों को चुनने की आज़ादी होना चाहिए। हमारी नई शिक्षा नीति और एनसीएफ 2005 भी कहता है कि किसी के ऊपर कोई विषय थोपा ना जाए। ठीक है, किसी के ऊपर कोई विषय थोपा ना जाए, बल्कि बच्चों को वो कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं खुद से लेने दिया जाए, ताकि जो चीज़ में उनका इंटरेस्ट होगा वही विषय पढ़ेंगे और आगे वो बढ़ेंगे। क्योंकि एक चीज़ हमेशा यहाँ पर हमें याद रखनी चाहिए कि आइंस्टीन, मैंने पिछली बार भी बताया था कि आइंस्टीन ने कहा था कि अगर आप इस तरह से मूल्यांकन करेंगे कि एक मछली को पेड़ में चढ़ने के लिए कहा जाए तो वो तो चढ़ नहीं पाएगी, वो अपने आप को हमेशा बुद्धू समझेगी कि मैं कमज़ोर हूँ। हर एक बालक अलग है, हर एक व्यक्ति अलग है, और उस अलग होने का मतलब है कि उसकी रुचियाँ भी अलग हैं और वो उसका रुचियों का क्षेत्र अलग है। तो हाँ, किसी न किसी क्षेत्र में वो बेहतर कर सकता है, और उसको इस तरीके के अवसर प्रदान किए जाएँ ताकि उस क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। हम हमेशा ये ना कहें कि तुम डॉक्टर ही बनो, तुम इंजीनियर ही बनो। वो बच्चा कुछ भी बन सकता है जिसका उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि जिसमें उसकी रुचि होगी उस पर आप उसको रोक नहीं पाएंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है उसको सफल होने में। लेकिन हम जबरदस्ती जब किसी पर कोई विषय, कोई लक्ष्य थोपते हैं तो वो बालक फिर उसका मनोबल डाउन होता है, वो जबरदस्ती आगे बढ़ता है, अपनी इच्छानुसार वो आगे नहीं बढ़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो स्वाभिप्रेरणा होती है, जो आत्मविप्रेरणा होती है, जिसे हम मतलब केंद्रीय अभिप्रेरणा कहते हैं, जिसे हम आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति, कोई बालक स्वयं से अभिप्रेरित है तो वो बालक ज़्यादा आगे जाएगा बाहर की थोपी गई अभिप्रेरणा के हिसाब से। अर्थात कोई बाहर से थोपी गई चीज़ है, उसको प्रेरित किया जा रहा है, वो चीज़, वो विप्रेरणा, और जो स्वयं से वो करना चाहता है वो विप्रेरणा में फर्क होगा। जो व्यक्ति स्वयं अभिप्रेरित है वो ज़्यादा सफल होने के चांस उसके बनते हैं। तो इस तरीके से जो है विषयों की चुनने की आज़ादी दी जाए। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व ये है कि आप क्या करें कि बालक की जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक उसका परिवेश है, सामाजिक स्थिति या परिवेश है, परिवेश को जाने। अर्थात वो किस परिवेश से आता है, उसकी स्थिति क्या है, उसको जाने, उसका रीज़न क्या है, उसका निदान करें, और निदान करने के बाद तभी आप उपचार कर सकते हैं। अर्थात डायग्नोस करने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, रिमेडियल टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर हम ये भी पढ़ते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे कि डायग्नोस्टिक टीचिंग और रिमेडियल टीचिंग। आप बच्चे की समस्या का कारण का पता लगाइए और उसके बाद ही तभी तो आप उसका उपचार कर सकते हैं। तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि बालक जो है उसका सामाजिक स्थिति क्या है, उसका परिवेश क्या है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, उनको देखते हुए ही हम अपनी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करें। तो ये जो तरीके हैं ये हम व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए लागू करें तो हमारा जो शिक्षण है उसको सफल होने के चांस अधिक होते हैं। तो शिक्षा में इस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता का योगदान है, इसका महत्व है, और हम
एज ए शिक्षक ये कोशिश करें कि हम समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, अर्थात सामान्य बच्चों के साथ साथ जो आपके CWSN बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हैं, वो किसी भी आधार पर पिछड़ गए हों, उन सभी को देखते हुए अपना शिक्षण का कार्य करें, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता को देखते हुए हम अपने शिक्षण को सफल बनाएं और विभिन्न प्रकार की नई शिक्षण पद्धतियों का निर्माण करें। हम खुद एक नया नवाचार करें ताकि बच्चे जो हैं वो आगे चल करके देश के नागरिक बनेंगे और देश के विकास में उनका अहम योगदान होगा। तो देश के विकास में उनका अहम योगदान होगा, वो तभी योगदान दे पाएंगे जब हम उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दें। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम लोगों ने दोनों पार्ट में व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।